नमस्कार दोस्तों, मैं श्रावंती हूँ। मैं कोलकाता की एक गृहिणी हूँ। मेरे पति विदेश में रहते थे और नतीजा ये हुआ कि मेरे और मेरे भतीजे के साथ हर दिन क्या क्या होता था। आज मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए असल कहानी पर आते हैं। दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी सपनों और प्यार से शुरू हुई थी। रोहितेंद्र और मैं प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। हमारे प्यार की शुरुआत किसी फिल्म की तरह कत्ल और साजिश से भरी थी और अंत एक गहरा रिश्ता था। शादी के बाद ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारी छोटी सी दुनिया में आ गई हों। रोहितेंद्र जैसा जीवन साथी पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। उनके साथ बिताया हर पल बेहद खुशनुमा और प्यार से भरा होता था। हमारी ख्वाहिशें बहुत साधारण थीं। एक खूबसूरत परिवार, बेशुमार प्यार और साथ रहने का सपना। शादी के बाद हमारे दिन एक सपने जैसे थे। एक छोटा सा घर, चेहरों पर मुस्कान और अनगिनत कहानियां। सुबह से रात तक हमारा हर काम एक दूसरे के साथ बांटना होता था। दिन की शुरुआत रोहितेंद्र के हाथ की चाय से होती और मेरे बनाए खाने के बाद हमारी आगे की योजनाएं शुरू होती। वो दिन सुनहरे थे, मानो खुशी के इस पल में समय थम सा गया हो। प्यार का एक अदृश्य घेरा हमें घेरे हुए था। कोई बाहरी प्रभाव हमें छू भी नहीं सकता था। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, कम से कम हमारे मामले में तो। रोहितेंद्र को अपने परिवार की खुशहाली लौटाने की चाहत थी। वो हमारे माता पिता के चेहरों पर मुस्कान लाने का सपना देखता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि परिवार की खुशहाली लौटाने के लिए उसे विदेश जाना होगा। पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं थी। बिछड़ने के बारे में सोचते ही आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन रोहितेंद्र की जिद और परिवार के प्रति उसके प्यार के आगे मैं झुक गई। मैं जानती थी कि उसके लिए ये फैसला कितना मुश्किल था। उसके विदेश जाने के फैसले ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन ला दिया था। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी, उसके न होने का गम मैं कैसे सहूंगी, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। जिस दिन वो गया, एयरपोर्ट मुझे दुनिया की सबसे उदास जगह लग रहा था। आंखों में आंसू और सीने में दर्द के साथ मैंने उसे अलविदा कहा। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, चिंता मत करो श्रावंती, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। यह अलगाव अस्थायी है। रोहितेंद्र के जाने के बाद मेरा अकेलापन मुझे घेर लेता था। हमारी छोटी सी दुनिया अचानक बहुत बड़ी और खाली लगने लगी। दिनचर्या बदल गई। हंसी और कहानियों की जगह एक तरह का सन्नाटा छा गया। मैं दिन भर उसके लौटने के दिन गिनती रही। फोन और वीडियो कॉल पर बातें ही मेरे पास जीने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन शारीरिक उपस्थिति की कमी अपूरणीय थी। शुरुआती कुछ दिन ख्यालों में बीते। खाना बनाते हुए मुझे उसका पसंदीदा खाना याद आता। टीवी देखते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे वो वहाँ नहीं है। सब कुछ फीका सा लगता। अब मुझे अपनी पसंदीदा गतिविधियों में मजा नहीं आता। मैं अकेली बैठ जाती और रोहितेंद्र के साथ बिताए पलों को चुपचाप याद करती और आहें भरती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल शून्य से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती। मैं किताबें पढ़ती, फिल्में देखती और पुराने दोस्तों से बातें करती। पर वो खालीपन मेरे मन से जाता ही नहीं था। मुझे पता था कि रोहितेंद्र के लौटने तक मुझे इस अकेलेपन से लड़ना होगा। मुझे उसके सपनों को पूरा करने के लिए भी मजबूत होना होगा। मैं खुद को समझाती कि ये बस एक पल का दौर है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिन इसी तरह बीत रहे थे, कभी अकेलेपन में, कभी यादों के सैलाब में तैरते हुए। पर एक बात जो मुझे सुकून देती थी, वो था रोहितेंद्र के प्रति मेरा प्यार और विश्वास। मुझे पता था कि वो हमारे भविष्य के लिए बस इतना ही कष्ट सह रहा है। मैं बस उसके लौटने का इंतजार कर रही थी और हमारी जिंदगी पहले की तरह खुशियों से भर जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं हर दिन चलती थी। मेरे अकेलेपन के दिनों में एक नया मोड़ तब आया जब प्रणवेश हमारे घर आया। प्रणवेश मेरे साले का बेटा है। वो 20 साल का है और अभी कॉलेज पूरा किया है। रोहितेंद्र के विदेश जाने के बाद से उसके माता पिता चाहते थे कि मैं अकेली न रहूं, इसलिए उन्होंने प्रणवेश को हमारे घर भेज दिया। पहले तो मुझे लगा कि घर में एक छोटा लड़का होने से मेरी निजी जिंदगी खराब हो जाएगी,
लेकिन मेरा विचार बहुत जल्दी बदल गया। प्रणवेश का स्वभाव बहुत शांत है और उसमें कोई अहंकार नहीं है। जब से मैं घर आई, उसने मेरा बहुत सम्मान किया और छोटी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा। उसकी वाणी और व्यवहार में कोई बचकानापन या आक्रामकता नहीं थी। इसके विपरीत, मैं कभी कभी उसकी परिपक्वता देखकर हैरान हो जाती थी। वह घर के छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करता था, जैसे बाजार से सामान लाना या कोई टूटी हुई चीज ठीक करना। उसकी जिम्मेदारी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। धीरे धीरे प्रणवेश से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। हम दोपहर में बरामदे में बैठकर चाय पीते थे। मैं उसके कॉलेज जीवन के दिलचस्प किस्से सुनती और उसे किताबें पढ़ने या गाने के अपने अनुभव बताती। कभी कभी वह मुझे फिल्में दिखाने की जिद करता, हालांकि मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आखिरकार मैं उसके उत्साहपूर्ण अनुरोध पर मान गई। उस समय ने मुझे अपने अकेलेपन को दूर करने में बहुत मदद की। प्रणवेश अपनी पढ़ाई को लेकर भी काफी गंभीर था। वह अपने कमरे में घंटों पढ़ाई करता रहता। उसकी लगन देखकर मैं अक्सर उसे प्रोत्साहित करती थी। मैं उसके लिए कुछ किताबें खरीदती या उसके पसंदीदा खाने का इंतजाम करती। हमारे बीच एक स्वाभाविक और खूबसूरत बुआ भतीजे जैसा रिश्ता विकसित हुआ, जहां सम्मान था, निर्भरता और थोड़ी सी धोखेबाजी। मेरे पति रोहितेंद्र प्रणवेश पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। विदेश जाने से पहले उन्होंने प्रणवेश को खास तौर पर मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था। रोहितेंद्र की अनुपस्थिति में प्रणवेश की उपस्थिति मुझे थोड़ा आश्वस्त करती थी। उन पर भरोसा करके मुझे सुकून मिलता था कि घर पर एक भरोसेमंद इंसान है जो जरूरत के समय मेरे साथ खड़ा रहेगा। प्रणवेश से बात करते हुए मैं अक्सर रोहितेंद्र के बारे में बात करती। प्रणवेश बहुत ध्यान से सुनते और मुझे दिलासा देते। वे कहते कि आंटी और अंकल बहुत जल्द लौट आएंगे, चिंता मत करो, इस दौरान धैर्य रखना। उनके ऐसे शब्दों से मुझे मानसिक शक्ति मिलती थी। मुझे उनमें रोहितेंद्र के बचपन की झलक दिखाई देती थी, उसी तरह की जिम्मेदारी का एहसास और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश। एक दिन मैं हल्के बुखार और बदन दर्द से बीमार पड़ गई। प्रणवेश तब मेरे लिए बाजार से दवा लाते। वे गर्म पानी बनाते और बार बार पूछते कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। उनकी देखभाल देखकर मेरा दिल भर आता। अपने भाई के बिना भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसमें एक छोटे भाई की तरह शरण पा सकती हूँ। उसके इस व्यवहार से मुझे एहसास हुआ कि उसका मन कितना साफ और जिम्मेदार था। इस तरह प्रणवेश धीरे धीरे हमारे घर में मेरे एकाकी जीवन का अभिन्न अंग बन गया। उसकी मौजूदगी मेरे दिनों में एक नई लय लाती थी, जिससे रोहित के न होने का दर्द कुछ हद तक कम होता था। मैं खुश थी कि मेरे एकाकी जीवन में मेरे साथ एक ऐसा भरोसेमंद इंसान था जो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। हालांकि मैंने इस रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव होते नहीं देखा था। प्रणवेश के साथ मेरा समय अच्छा बीत रहा था। उसकी मौजूदगी ने मेरे जीवन से एक ही झटके में बहुत कुछ छीन लिया। मैं उससे खुलकर बातें करती, हंसती और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी करती। हमारा रिश्ता इतना सहज और स्वाभाविक था कि मुझे उसकी मौजूदगी की ज्यादा चिंता नहीं होती थी। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह देखती थी जो मुसीबत के समय हमेशा मेरे साथ रहता था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे प्रणवेश के व्यवहार में कुछ सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। ये छोटी छोटी बातें थीं जो शुरू में मेरी नजरों से ओझल रहती थीं। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने घर में काम कर रही होती तो प्रणवेश को किसी बहाने से घर में इधर उधर घूमते हुए देखती। कभी कभी वह पानी पीने या कुछ ढूंढने के लिए मेरे घर के पास से गुजर जाता। मैं इस धारणा को ज्यादा महत्व नहीं देती थी और इसे महज एक इत्तेफाक समझकर टाल देती थी। जब मैं रसोई में होती तो प्रणवेश को रसोई के दरवाजे पर लगभग खड़ा हुआ देखती। कभी कभी वह मुझसे पूछता, आंटी, क्या आपको कोई मदद चाहिए या क्या पक रहा है? उसकी इस अतिरिक्त दिलचस्पी से मुझे थोड़ी चिढ़ होती, क्योंकि इससे पहले वह रसोई में ज्यादा नहीं आता था। मैं यह नहीं कहती, चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वह फिर भी कुछ देर वही खड़ा रहता। एक दोपहर जब मैं छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी तो मैंने देखा कि प्रणवेश भी उसी समय छत पर आ रहा है। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, आंटी आ ही गईं, छत पर ताजी हवा खाने।
फिर जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो उन्होंने दूरी बनाए रखी और मुझे देखा। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरी जान पहचान और भरोसा करने वाली थीं। बाहर जाते हुए भी मुझे उनमें एक बदलाव नजर आने लगा। जब मैं बाजार या खरीदारी के लिए बाहर जाती तो प्रणवेश को तैयार होते और मेरे पास ही खड़े देखती। कभी कभी वो कहती, आंटी मैं आपको लिफ्ट दे दूंगी, या कहाँ जा रही है, कुछ चाहिए तो नहीं। हालांकि मैं ज्यादातर अकेली ही जाती थी, लेकिन उनके सुझाव मुझे थोड़ा हैरान कर देते थे। उनका ये बेफिक्र और देखभाल भरा रवैया मुझे रहस्यमय लगने लगा था। एक दिन मैं एक दोस्त के घर रिक्शा लेने जा रही थी और प्रणवेश को वहीं खड़े होकर मोबाइल पर कुछ करते देखा। जब मैं रिक्शा में बैठी तो मैंने देखा कि वो एक बार मेरी तरफ देख रहा था। रिक्शा चलने के बाद मैंने देखा कि वो रियरव्यू मिरर में अभी भी मुझे देख रहा था। मेरे मन में एक सवाल कौन था, क्या ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? ऐसी घटनाएं मेरे मन में एक तरह की बेचैनी पैदा करने लगीं। मैं प्रणवेश से पूछना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी क्योंकि वह मेरे प्रति इतना सम्मान रखता था कि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे गलत समझे। लेकिन उसकी खामोश निगाहों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि प्रणवेश के इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई वजह होगी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या प्रणवेश मुझ पर ध्यान दे रहा है? आखिर क्यों? क्या वह रोहित की अनुपस्थिति में मेरी देखभाल की जिम्मेदारी इतनी गंभीरता से ले रहा है, या उसका कोई और इरादा है? ये सवाल मेरे मन में घूमने लगे, लेकिन मैं अब भी उसके प्रति कोई गलत भावनाएं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि उसका अब तक का सारा व्यवहार कितना मासूम और सम्मानजनक था। यह रहस्य मेरे मन में बस गया, जिसने मेरे दैनिक जीवन में एक नया आयाम जोड़ दिया। प्रणवेश के इन नए व्यवहारों ने मेरे मन में और भी कई सवाल पैदा कर दिए। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ये घटनाएं इतनी बार हो रही थीं कि अब इन्हें संयोग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। मेरे मन में एक अस्पष्ट शंका उठ रही थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। एक दोपहर जब मैं बाजार से लौट रहा था, मेरे हाथ में 2 भारी बैग थे। सीढ़ी पर चढ़ते समय मेरा संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। तभी मैंने देखा कि प्रणवेश कहीं से दौड़कर मेरे हाथों से एक बैग छीन रहा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने सहजता से कहा, आंटी मैं किसी काम से नीचे आया था, आपको आते देखा। उसके अचानक प्रकट होने से मेरे मन में एक गहरा सवाल उठा, क्या वो मेरी हरकतों पर नजर रख रहा है? अगली सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में टहलने जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकली, मैंने देखा कि प्रणवेश गली के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे देखकर वो जल्दी से अपना मोबाइल देखने लगा। मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई, पर मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसे मेरे जाने का समय पता था? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या उसका वहां होना किसी मकसद से था? उस वक्त मेरा मन दुविधा में था। एक तरफ मुझे प्रणवेश और उसकी जिम्मेदारी पर यकीन था, तो दूसरी तरफ उसके अजीबोगरीब व्यवहार पर। मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी कि किस पर यकीन करूं। उसने हमेशा मेरा सम्मान किया था, और मुझे ये सोचना भी मुश्किल हो रहा था कि उसके इरादे बुरे हो सकते हैं। पर यह लुकाछिपी का खेल धीरे धीरे मुझे उलझा रहा था। एक दिन मैं जानबूझकर बाजार से देर से लौटी। शाम हो चुकी थी और सड़कों पर भीड़ कम थी। जैसे ही मैं घर के पास पहुंची, मैंने देखा कि हमारी गली के प्रवेश द्वार पर अंधेरे में कोई खड़ा है। पहले तो मैं थोड़ी डरी, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि वह प्रणवेश था। मुझे देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर सामान्य होने का नाटक करते हुए उसने पूछा, आंटी आप इतनी देर से क्यों आईं? क्या आप कहीं गई थीं? उसके सवाल और अचानक मौजूदगी ने मेरे सारे शक को पल भर में पुख्ता कर दिया। वह सचमुच मेरा पीछा कर रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। उससे सीधे कुछ पूछे बिना मैं घर में घुस गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। प्रणवेश का व्यवहार मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वह इस मौके पर, जब मेरे पति विदेश में है, मुझ पर ध्यान दे रहा है? अगर हाँ,
तो उसका मकसद क्या है? मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगले दिन से मैंने प्रन्वेश की गतिविधियों पर और गौर करना शुरू कर दिया। जब भी मैं बाहर जाती, मैं थोड़ी सावधान रहती। मैं देखती कि क्या वह मेरा पीछा कर रहा है, और अगर हाँ, तो किस तरह। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मुझे असली सच्चाई जाननी ही होगी। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं यह नहीं जान लूंगी कि वह इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है और उसका असली मकसद क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रहस्यमय कहानी का पात्र हूँ जिसके हर कदम पर एक सुराग छिपा है। प्रन्वेश का मासूम चेहरा देखकर भी मेरा शक दूर नहीं हुआ, बल्कि उसका चुपचाप पीछा करना मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर रहा था। मुझे पता था कि एक दिन यह रहस्य खुल ही जाएगा, लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार करना होगा और सही समय और मौके का इंतजार करना होगा। प्रन्वेश का यह चुपचाप पीछा करना मुझे एक अजीब से मानसिक द्वंद्व में डाल रहा था। एक तरफ समय के साथ उस पर मेरा गहरा भरोसा और निर्भरता, और दूसरी तरफ उसकी रहस्यमय हरकतें मुझे उलझन में डाल रही थीं। मैं इस गुप्त अवलोकन को उसके दयालु और सौम्य स्वभाव से जोड़ नहीं पा रही थी। मेरा मन कह रहा था कि प्रन्वेश कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसका कोई बुरा इरादा हो, लेकिन उसकी हरकतें साफ तौर पर कुछ और ही इशारा कर रही थीं। मेरे दिन बेचैनी के साथ बीत रहे थे। जब भी मैं घर से बाहर निकलती, मेरा अवचेतन मन प्रन्वेश को ढूंढता रहता। क्या वह आज भी मेरा पीछा करेगा? वह कहाँ से झांकेगा? ये विचार मेरी सामान्य गतिविधियों में बाधा डाल रहे थे। जब मैं किसी दोस्त से बात करता या फिर जब मैं किसी दुकान पर जाती, तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आंख मुझे देख रही हो। यह एहसास बहुत तकलीफदेह होता था। मैं मन ही मन कई वजह सोचती। शायद रोहितेंद्र ने उसे मुझ पर नजर रखने को कहा होगा, और उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। लेकिन क्या किसी बड़े का इस तरह भेष बदलकर मेरा पीछा करना सामान्य बात है, या फिर उसकी कोई निजी वजह है जो वो बता नहीं पा रहा? मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद वो अपनी जिज्ञासा जगाने के लिए ऐसा कर रहा है, या शायद वो मेरी सुरक्षा को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क है। लेकिन ये वजह मेरे बेचैन मन को पूरी तरह शांत नहीं कर पाती थीं। मैंने प्रन्वेश से सीधे पूछने की सोची, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। क्या होगा अगर वो मुझसे नाराज हो गया या मुझे गलत समझ लिया? अगर इतने लंबे समय से बना वो खूबसूरत रिश्ता टूट जाता, तो मैं अपने पति पर बहुत ज्यादा निर्भर थी जब वो नहीं होते। इसलिए मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मेरे मन में चल रही यह रस्साक्षी मुझे सोने नहीं देती थी। मैं रात में देर तक जागती रहती और इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रहती। एक दिन मैं अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी। प्रन्वेश उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आंटी, ये फूल बहुत सुंदर है। उसकी बातों में कुछ भी असामान्य नहीं था, पर मैं मानो उनकी आंखों में झांककर रहस्य का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे उनकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं दिखी, मुझे एक तरह की सादगी दिखी। इससे मेरा शक कुछ हद तक कम हुआ, पर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। मेरा मन कह रहा था कि शायद उन्होंने वाकई किसी बुरे इरादे से ऐसा नहीं किया होगा। मैंने उनके व्यवहार को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे मन के किसी कोने में एक सवाल हमेशा मंडराता रहता था, क्यों? इस ज्ञान का उत्तर मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास एक पहेली सा लग रहा था जिसे मुझे सुलझाना था। मुझे पता था कि एक दिन यह रहस्य सुलझ जाएगा और उस दिन मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था, पर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहा। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि ये विचार मुझे घेर न सके। रोहितेंद्र से बात करते हुए भी मैंने इन बातों का कोई संकेत नहीं दिया, क्योंकि वह पहले से ही विदेश में बहुत दबाव में था। मैं उसे कोई नई चिंता नहीं देना चाहता था। मैं इस दबाव को तब तक अकेले ही संभालना चाहता था जब तक मुझे पूरी बात अच्छी तरह समझ न आ जाए। मन में चल रहे द्वंद्व और प्रन्वेश के रहस्यमय व्यवहार के बारे में सोचते हुए कुछ दिन बीत गए। मैं अभी भी उसके अजीब व्यवहार का असली कारण नहीं समझ पाया था। मैंने तय किया कि किसी दिन मैं उससे सीधे बात करने का मौका लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने हाथों में सबूत पाना चाहता था।
मैं इसी विचार के साथ अपना दैनिक जीवन जी रहा था। एक सुबह मैं अपने पड़ोसी के घर से आ रही थी। हमारे इलाके की गली काफी संकरी और कुछ जगहों पर अंधेरी थी। अचानक मैंने एक अजनबी को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उसके हाव भाव में कुछ संदिग्ध सा लग रहा था। मैं थोड़ी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा बैग मेरे हाथ से छीनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जल्दी से बैग अपनी ओर खींच लिया। तभी प्रणवेश कहीं से दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर वह आदमी थोड़ा रुका। प्रणवेश पल भर में मेरे सामने आ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में उस आदमी से कुछ कहा। मैं उसकी बात साफ साफ नहीं सुन पाई, लेकिन प्रणवेश की आवाज और उसकी मौजूदगी देखकर वह आदमी डर गया। वह एक पल भी खड़ा नहीं रहा। वह तेजी से वहां से चला गया और गायब हो गया। मैं अभी भी डर से कांप रही थी। प्रणवेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी, आप ठीक तो है? वह क्या था? मैंने कुछ कहा, पता नहीं, लगता है कोई लुटेरा था। प्रणवेश ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर की ओर ले गया और बार बार पूछता रहा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैंने उसकी आंखों में चिंता और राहत के भाव देखे। घर पहुंचकर मैं थोड़ा घबराया हुआ था। प्रणवेश मेरे लिए एक गिलास पानी लाया। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे आए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। वह एक पल के लिए चुप रहा, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, दरअसल आंटी, मैं आज सुबह रोहितेंद्र अंकल से फोन पर बात कर रही थी। तभी मैंने आपको आते देखा और मुझे लगा कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए मैं दौड़ कर गई। उनका स्पष्टीकरण मुझे पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगा। ठीक उसी समय जब मुझे मदद की जरूरत थी, वे इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए? क्या यह महज एक संयोग था, या उन्हें मेरी गतिविधियों के बारे में पता था और वे मेरा पीछा कर रहे थे? इस घटना ने मेरे सारे पुराने संदेह और भी स्पष्ट कर दिए। प्रणवेश की उपस्थिति ने मेरी रक्षा की थी। मैं इसके लिए आभारी थी, लेकिन उनके अचानक प्रकट होने से मेरे मन में रहस्य का एक नया जाल बुन गया। मैंने प्रणवेश की ओर देखा और सोचा कि क्या वे मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं? क्या उनका इरादा गलत नहीं था? लेकिन उन्होंने मुझे यह विश्वास सीधे क्यों नहीं बताया? वे सब कुछ क्यों छिपा रहे थे? ये सवाल मेरे मन में घूमने लगे। हालांकि मैंने उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, फिर भी मेरे संदेह दूर नहीं हुए। मुझे एहसास हुआ कि इस बार उनसे सीधे पूछने का समय आ गया है। इस घटना के बाद उनका जवाब मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। मधुमक्खी पालक वाली घटना का मेरे मन पर गहरा असर हुआ। एक ओर प्रणवेश के प्रति मेरी कृतज्ञता, क्योंकि उसने मुझे एक बड़े खतरे से बचाया था। दूसरी ओर उसके रहस्यमय पीछा करने को लेकर मेरे मन में उमड़ते सवाल और भी गहरे हो गए। इस घटना के बाद मैं अब चुप नहीं रह सका। मुझे लगा कि इस बार मुझे प्रणवेश से सीधे बात करनी चाहिए। मेरे सारे संदेह दूर करने का यही एकमात्र तरीका था। उस रात हम दोनों खाने की मेज पर बैठे थे। मैंने सोचा कि यही सही समय है। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने कहा, प्रणवेश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने आंखों में एक कोमल जिज्ञासा के साथ मेरी ओर देखा। मैंने सीधे पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुम भी मेरे आसपास क्यों रहते हो? और तुम ठीक उसी समय वहाँ कैसे पहुँच गए जब वह आदमी आज सुबह आया था? मेरा सवाल सुनकर प्रणवेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह तैयार नहीं लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में थोड़ा डर और झिझक देखी। वह कुछ देर चुप रहा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी खामोशी ने मेरे शक को और बढ़ा दिया। मैं धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करने लगी। मेरा मन कह रहा था कि आज मुझे असली सच्चाई पता चल जाएगी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रणवेश ने सिर नीचे किया और कहा, मैं आंटी हूँ। मैं आपको सच नहीं बता सकती थी। जब अंकल रोहितेंद्र भाई विदेश जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने उसे चुनौती दी, कौन सी जिम्मेदारी? तुम मुझे साफ साफ बताओ। प्रणवेश फिर थोड़ा सामान्य हुआ और बोला, अंकल ने मुझे बताया था कि तुम अकेली रहोगी, और आजकल हमारे इलाके का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है।
कुछ बुरे लोग घूम रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा था। किसी मुसीबत में मत पड़ना। वो नहीं चाहते थे कि तुम अकेले रहकर किसी भी तरह के खतरे में पड़ो। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। तो प्रणवेश के इस रहस्यमयी व्यवहार के पीछे रोहितेंद्र का ही हाथ था। मेरे पति ने मेरी सुरक्षा के बारे में इतना सोचा था और प्रणवेश बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फर्ज निभा रहे थे। मेरे मन में एक मिलाजुला एहसास उठा, कुछ राहत, कुछ अफसोस। मुझे बुरा लगा कि मैंने उन्हें गलत समझा था। प्रणवेश ने आगे कहा कि मैं तुम्हें सीधे तौर पर नहीं बता सकता था क्योंकि चाचा ने कहा था कि इसे गुप्त रखना। वह नहीं चाहते थे कि तुम इसके बारे में सोचो और जब भी मैं तुम्हें कहीं जाते हुए देखता था तो मैं दूर से ही तुम्हारा पीछा करता था ताकि अगर कोई परेशानी हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच सकूं। आज की घटना इस बात का प्रमाण है कि उसके द्वारा कहे गए हर शब्द मेरे आंखों के सामने अतीत के सभी रहस्यों को उजागर कर रहे थे। प्रणवेश का मासूम चेहरा देखना उस संघर्ष का समाधान था जो इतने लंबे समय से झेल रहा था। मैं समझ गया कि उसके इरादे बुरे नहीं थे बल्कि वह मेरी भलाई चाहता था। मैं अपने पति के प्रति उसकी वफादारी और मेरे प्रति उसकी जिम्मेदारी की भावना से प्रभावित था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक आखिरी रहस्य अभी उजागर होना बाकी था। प्रणवेश की बातें सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अतीत के सारे बादल मेरे दिमाग से छंट गए थे। जिस लड़के के बारे में मैं इतनी गलत धारणा रखता था, प्रणवेश को देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं और मुझे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं मिले। मैंने प्रणवेश का हाथ थाम लिया और कहा, प्रणवेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे मन में कितने गलत विचार आ रहे थे जो मैं किसी को भी बता सकती थी। तुम चुपचाप इतना बड़ा कर्तव्य निभा रहे हो और मुझे तुम पर शक था। मुझे माफ कर दो। प्रणवेश ने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, आंटी, चिंता मत करो। मैं समझ गया था कि तुम मुझ पर शक कर रही थीं, लेकिन अंकल ने कहा था कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हम दोनों ने रोहितेंद्र की जिम्मेदारी के बारे में बात की। मेरा दिल इस बात से भर गया कि रोहितेंद्र ने विदेश से भी मेरी सुरक्षा के बारे में सोचा और प्रणवेश जैसे भरोसेमंद इंसान को मेरी देखभाल का जिम्मा सौंपा। दरअसल भले ही दूरियां बढ़ गई थीं, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता एक बार फिर साबित हुआ। प्रणवेश की ईमानदारी और वफादारी ने मुझे प्रभावित किया। इस घटना ने साफ कर दिया कि मेरे पति की अनुपस्थिति में प्रणवेश कितना भरोसेमंद साथी था। तब से प्रणवेश के लिए मेरा सम्मान और भी बढ़ गया। वह सिर्फ मेरे देवर का बेटा ही नहीं, मेरे पति का सच्चा प्रतिनिधि था जो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा ख्याल रख रहा था। अब मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास देती थी। मुझे पता था कि जब भी मैं किसी खतरे में पड़ूंगी, वह मेरे साथ रहेगा। इस घटना ने मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया जहां विश्वास और सम्मान का रिश्ता और गहरा होता गया। कुछ ही दिनों में रोहितेंद्र देश लौट आया। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया और सब कुछ सामान्य होने लगा। मैंने उसे प्रणवेश के बारे में सब कुछ बताया। रोहितेंद्र, उन्होंने प्रणवेश की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मानोगे। मुझे श्रावंती की देखभाल के लिए तुम पर भरोसा था। प्रणवेश ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। वह पल मेरे लिए बहुत ही मार्मिक था। अंत में दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें पहले समझ नहीं आती। किसी का व्यवहार रहस्यमय लग सकता है, जो हमारे मन में संदेह या गलतफहमी पैदा कर सकता है, लेकिन कई बार इस रहस्य के पीछे हमारे लिए प्यार, देखभाल और सुरक्षा का एक अदृश्य जाल होता है। दूसरों का व्यवहार देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और वास्तविक कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार पहली नजर में जो गलत लगता है वह वास्तव में हमारे भले के लिए होता है। किसी पर शक करने से पहले हमें उनके इरादों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर फिर आऊंगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। मैं आपको हर दिन एक नई कहानी का तोहफा दूंगा। अंत में मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मित्रों,
इतने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।